गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एग्रीकल्चर की क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक है वह है जीवांश खादों की उपयोगिता। जीवांश खादों की उपयोगिता। इससे पहले अपन ने देखा कि भारत के अंदर जो जैविक खेती है, जैविक खेती की उपयोगिता क्यों पड़ती है वो अपन ने देखा था, कारण अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे कि जो जीवांश खाद यानी जो कार्बनिक खाद, जिसको अपन प्राकृतिक खाद भी अपन बोल सकते हैं, इससे पहले इनकी परिभाषा भी अपन ने पढ़ी थी। तो जो जीवांश खाद है या कार्बनिक खाद है, जैविक खाद या प्राकृतिक खाद, कुछ भी अपन बोल सकते हैं, इनकी उपयोगिता क्यों रहती है। यदि अपन भारत के अंदर बात करें, कृषि उत्पादन में लगभग 50% जो वृद्धि है वो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से ही हुई है। जो रासायनिक उर्वरक यानी पिछले कुछ दशकों के अंदर कृषि उत्पादन के अंदर जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है तो मृदाओं की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का ह्रास होता है, या हम कह सकते हैं मृदा की उर्वरता कम होने लगती है। और आज वर्तमान में यही देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दशकों के अंदर, जैसे हरित क्रांति आई, उस समय खाद्यान्न उपलब्धता की आवश्यकता पड़ी, उस समय खाद्यान्न के उत्पादन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया और इनका ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया गया। लेकिन लंबे समय तक जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया तो आज मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है। और यदि अपन देखें कि इसकी जो भौतिक संरचना है, यानी जैसे मृदा संरचना की अपन बात करें, मृदाओं के अंदर ताप की अपन बात करें, तापमान है, जल है, इनकी अपन बात करें तो जैसे अपन 11th में पढ़ा था किस प्रकार से मृदाओं के अंदर जल की मात्रा रहती है, किस प्रकार से मृदाओं के अंदर जो एयर है उसकी मात्रा बनी रहती है। संरचना में अपन ने देखा था ना, मृदाओं में जैसे मृदाओं को अपन ने दो भागों में अपन ने डिवाइड किया था। जैसे ठोस पार्ट है, दूसरी ओर रंध्रावकाश है। ठोस पार्ट के अंदर जैसे क्रिस्टल है यानी मृदा कणाकार है, जिसमें अपने कार्बनिक पदार्थ भी अपने देखा था। और इधर रंध्रावकाश जो है उसके अंदर जैसे मृदा जल और मृदा वायु। तो भौतिक संरचना की अगर बात करें तो भौतिक संरचना के अंदर जो जल और वायु की जो मात्रा है वो लगभग, यानी उनका जो अनुपात है वो बना रहना चाहिए। दूसरी ओर यदि अपन बात करें तो उनके अंदर जो मृदाओं के अंदर जो पोषक तत्व है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए जो होते हैं वो उनमें मौजूद रहने चाहिए और वो भी एक निश्चित मात्रा में रहने चाहिए। यदि अपन लगातार किसी उर्वरक की ज्यादा मात्रा पर डाल रहे हैं तो वो भी पौधों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये भी अपन ने 11th में पढ़ा था। जैसे जितने भी पोषक तत्व है, 17 पोषक तत्व अपन ने पढ़े, उसके कार्य अपन ने पढ़े, उनकी कमी के लक्षण अपन ने पढ़े, और इनका उपयोग जब ज्यादा किया जाता है तो किस प्रकार से ये हानिकारक होते हैं उनका भी अपन ने पढ़ा था। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि यदि अपन लगातार किसी उर्वरक का ज्यादा अपन उपयोग करते हैं तो वो भी पौधों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, यानी उसके भी हानिकारक इफेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि उसकी उपलब्धता बढ़ने से, जैसे मान लो कि जो जल है, जल की मात्रा कम हो जाती है, और यदि अपन अन्य पोषक तत्वों की अपन बात करें तो वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे नाइट्रोजन में अपन ने देखा कि नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा डालने से वानस्पतिक वृद्धि तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन पुष्पन की क्रिया कम होती है, दाना बनने की जो प्रक्रिया है वो कम होती है।
तो ये इनके कुछ इफेक्ट भी होते हैं। तो यही है कि रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो ज्यादा हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। भारत के अंदर यदि अपन वर्तमान में अपन देखें तो लगभग 47% मृदाओं के अंदर मैग्नीशियम जो है Zn, जिसको अपन जिंक बोल रहे हैं, मैग्नीशियम में जिंक जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। 11.5% जो है वो लोहा यानी आयरन, 4.8% जो है 4.8% में कॉपर और 4% मृदाओं में मैग्नीज की कमी है। और ये कमी की पूर्ति के लिए जो है वो हम उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं और जो कार्बनिक खाद है या जीवांश खाद है उसका भी अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर अपन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके उसके स्थान पर उनकी कमी के लिए जो ये जो तत्व है जिनकी कमी पाई जाती है उन कमी को दूर करने के लिए जो है वो जीवांश खाद का ही प्रयोग करना है। तो इसकी जो कमी है इसका जो प्रभाव है फसल उत्पादन के ऊपर पड़ता है, यानी पौधों के ऊपर पड़ता है। भारतीय मृदाओं के अंदर जो जैविक कार्बनिक की जो मात्रा है उसमें भी सर्वत्र क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जो जीवांश खाद है उसका जीवांश खाद का जो प्रभाव है वो फसलों पर 2 से 3 वर्षों तक रहता है। जैसे माना कि अपन उर्वरक अपन डालते हैं तो उर्वरक जो है वो कुछ समय के लिए ही फसल के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, ये भी पहले भी मैंने आपको बताया। जैसे मान लो कि अपन फसल के अंदर कोई भी उर्वरक देते हैं तो वो कुछ क्षण के लिए रहता है, यानी कुछ समय के लिए रहता है और अपना जो प्रभाव है पौधों के ऊपर कुछ समय के लिए ही वो डालता है। लेकिन यदि अपन उसके स्थान पर अपन कोई भी कार्बनिक खाद यदि अपन प्रयोग करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो 2 से 3 वर्षों तक बना रहता है, यानी 2 से 3 वर्षों तक अपने को किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरी चीज यदि अपन उसको ज्यादा मात्रा में डाला जाता है तो भी इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। कार्बनिक खाद यदि अपन ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो उर्वरक की जो मात्रा है वो निश्चित ही डाली जाती है, यानी ज्यादा डालोगे तो भी वो नुकसानदायक होगा, कम डालोगे तो उस पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जीवांश खाद के उपयोग से जो मृदाओं के अंदर जो जैविक कार्बन का जो स्तर है, यानी जैविक कार्बनिक का जो स्तर है उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बनिक खाद में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा और जो कार्बन की जो मात्रा है वो उसमें ज्यादा होती है तो इसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और वो 17 के 17 जो पोषक तत्व है वो जीवांश खाद या कार्बनिक खाद के अंदर मौजूद होता है और उससे उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि यदि अपन कोई निश्चित उर्वरक पर डालते हैं, जैसे यूरिया आप डालोगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, फास्फोरस आप डालोगे तो फास्फोरस की पूर्ति होगी, या पोटाश धारी उर्वरक आप डालोगे तो उसमें पोटाश की पूर्ति होगी। यानी अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जो उस उर्वरक के अंदर मौजूद नहीं है वो पौधे को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कार्बनिक खाद के अंदर या जीवांश खाद के अंदर लगभग सभी जो पोषक तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं वो उनमें क्या होता है, मौजूद होता है। तो अलग से अपने को किसी प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगली उपयोगिता की अपन बात करें तो जो जीवांश खाद के प्रयोग से जो प्रमुख तत्व है, जो प्रमुख तत्व या अपन कह सकते हैं मुख्य पोषक तत्व, जिसमें एनपीके होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये एनपीके जो है वो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी जो मात्रा है वो भी अधिक पौधे को आवश्यक होती है क्योंकि उसके वानस्पतिक वृद्धि और विकास के लिए तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये प्रमुख है या अपन इसको प्राथमिक पोषक तत्व भी अपन बोल सकते हैं। प्राथमिक जो पोषक तत्व है उसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व है या जो गौण पोषक तत्व है जिनकी पौधे को कम आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति जो है वो जीवांश खाद से हो जाती है। ये कुछ उपयोगिता है, ये अपने को कुछ ध्यान रखना है। अरे बात समझ में। अब अपन बात करेंगे आगे। ये तो अपने उपयोगिता देख ली कि किस जीवांश खाद की उपयोगिता क्यों पड़ती है, यानी हम जीवांश खाद का प्रयोग क्यों करना चाहिए अपने को। आगे यदि हम बात करें तो जीवांश खाद के उपयोग से जो मृदाओं की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के अंदर क्या होता है,
सुधार होता है। शक्ति भी अपन बोल सकते हैं, अवस्था भी अपन कह सकते हैं। और इनकी जो उपयोगिता है वो इनके ऊपर किस प्रकार से होती है या क्यों पड़ती है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहला अपन लेंगे मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। जो मृदाओं की भौतिक अवस्था है उसके ऊपर जीवांश खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो मृदाओं की जो संरचना है, भौतिक संरचना, यानी मृदा की संरचना में सुधार होता है। जैसे 11th में अपन ने पढ़ा विभिन्न प्रकार की मृदाएं अपन ने पढ़ी थी, रेतीली मृदा है, दोमट मृदा है या क्ले मृदा है। उनमें किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इनमें पाई जाती है। जैसे जो क्ले मृदा होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, उनकी जलदान क्षमता अधिक होती है। और यदि अपन फसल उत्पादन की बात करें तो फसल उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जो मृदा है वो कौन सी है, कौन बताएगा? दोमट मृदा। 11th में मैंने आपको बताया था फसल उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है वो कौन सी मृदा होती है? दोमट मृदा होती है। तो इसमें जो रेतीली मृदा है, जैसे रेतीली मृदाएं होती है उसकी जलदान क्षमता कम होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो उनमें जलदान क्षमता क्या होती है? उनकी कम होती है। तो जो रेतीली मृदाएं हैं उनमें सुधार होता है, यानी रेतीली मृदा दोमट मृदा की ओर परिवर्तित होती है या आप कह सकते हैं कि बनती है। या फिर जो अन्य जो मृदाएं हैं, जैसे मान लो कि भारी मृदा है, तो भारी मृदा भूमि में हल्की तथा भुरभुरी होने लगती है, यानी भारी जो मृदा है वो हल्की होने लगती है। यानी क्ले मृदा दोमट मृदा की ओर और बलुई मृदा भी दोमट मृदा की ओर अग्रसर होती है। तो सबसे पहला जो है वो यही हो जाएगा कि मृदा की संरचना में सुधार होता है। मृदा की संरचना में सुधार, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें तो मृदा की जलदान क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी इससे जीवांश खाद डालने से मृदाओं की जलदान क्षमता बढ़ती है। मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। मृदा वायु संचार में वृद्धि होती है, ठीक है। जलदान क्षमता बढ़ती है। वायु संचार का मतलब यही है कि मृदाओं के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, यानी श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन इससे बनी रहती है। तो अपन ने उसमें 11th में अपन ने देखा था कि जो रंध्रावकाश होते हैं उसमें 50% जल और 50% क्या होना चाहिए। यदि अपन रंध्रावकाश को 100% अपन माने तो उसके आधे भाग में यानी 50% उसमें मृदा जल और 50% उसमें क्या होना चाहिए? मृदा वायु होनी चाहिए, ताकि इसमें श्वसन की क्रिया भी कंप्लीट हो सके और पौधे के लिए जल की भी क्या हो सके? पूर्ति हो सके। आ रही बात समझ में? तो इससे क्या होगा? एक तो जलदान क्षमता बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा? मृदा वायु संचार होगा, ठीक है। तीसरा मृदा पतन में कमी होगी। मृदा पतन में क्या होगी? कमी, यानी जो मृदा का कटाव होगा, मृदा का जो कटाव होता है उसमें भी क्या आती है? कमी आती है, जिससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है, जिससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। एक जो मृदा ताप नियंत्रण में रहता है,
मृदा ताप नियंत्रण में रहता है, यानी मृदाओं का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है। किससे? जीवांश खाद से। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिससे मान लो कि मृदाओं की जलदान क्षमता कम होती है, या आप कह सकते हैं कि मृदाओं के अंदर जल की मात्रा कम होगी तो मृदाओं का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि मृदाओं के अंदर जो जल होता है वो, यानी मृदा जल किसको नियंत्रित करता है? ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इससे एक तो क्या होगा? ताप नियंत्रण में रहता है। अगली यदि मैं बात करें, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि मृदा से जो जड़ों का जो विकास होता है किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करेगा? मृदाओं के ऊपर। यानी मृदाओं की भौतिक अवस्था अच्छी रहेगी तो जड़ों का विकास भी क्या होगा? अधिक होगा। भूमि में जल विकास अच्छा रहेगा, भूमि में जल विकास अच्छा है। ये भौतिक अवस्थाओं पर प्रभाव है, यानी मृदाओं की भौतिक अवस्था। सबसे पहले मृदाओं की जो संरचना है उसमें सुधार होता है, मृदाओं की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा वायु संचार में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन में कमी आती है, जिससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलेगी। मृदाओं का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। भूमि में जल निकास अच्छा रहता है। जल निकास, ठीक है, जल निकास का मतलब अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जो खेत है वो पानी से भर जाते हैं, तो उनके पानी की निकास की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लंबे समय तक जल यदि भरा रहेगा तो पौधे को श्वसन की क्रिया जो होगी, पौधे के अंदर श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी, और श्वसन की क्रिया प्रभावित होने से पौधे क्या होने लगेंगे? नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। दूसरा बोलेंगे मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव। मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव, तो इसमें एक तो पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ जो हार्मोन्स हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, ये इसकी भी जो प्राप्ति है वो जीवांश खाद से हो जाती है, यानी कार्बनिक खाद से हो जाती है। ठीक है, जो एक विशेष ही क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। तो अपन कह सकते हैं पौधों को सभी पोषक तत्वों के साथ साथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक की भी प्राप्ति होती रहती है, क्योंकि जो जीवांश खाद होते हैं उसमें हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स जो है वो भी उनमें मौजूद रहते हैं। तो पोषक तत्वों के साथ साथ उनकी भी पौधे को क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। क्षारीय मृदा के
पीएच मान में सुधार, यानी क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। पौधे की वृद्धि की अगर बात करें तो पौधे की वृद्धि के लिए जो पीएच मान है वो 6 से 8 के बीच में उपयुक्त रहता है। यानी कुछ फसलों को छोड़कर, जैसे अम्लीय मृदाओं के अंदर उगाए जाने वाले कुछ निश्चित फसलें होती है, लेकिन अधिकतर जो फसलें हैं या अधिकतर जो प्लांट है उनके लिए जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में, ठीक है। लेकिन कई बार ज्यादा जो मृदाएं हैं वो अधिक क्षारीय हो जाती है, यानी 8 से भी ज्यादा उनका पीएच मान हो जाता है, तो उसमें सुधार होगा। सुधार का मतलब पीएच मान में क्या होगी, कमी, यानी पीएच मान में क्या होगी, कमी होगी। जैसे मान लो कि जिसका पीएच मान 8 है या 8 से ज्यादा होगा तो वो मृदाएं क्या होगी, अधिक क्षारीय है। तो अधिक क्षारीय के अंदर जो है वो पौधों की वृद्धि सही प्रकार से नहीं हो पाती है, उनका पीएच मान भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। या आप कह सकते हैं क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदाओं में क्या होता है, सुधार होता है। अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ेगा और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मृदा की क्षारीयता व लवणीयता में सुधार, मृदा की लवणीयता में सुधार। क्षारीयता लवणीयता में क्या होता है, सुधार होता है। मृदा में कार्बनिक मात्रा, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ती, जो कार्बन की मात्रा है इसमें सुधार होगा, क्योंकि जीवांश खाद या कार्बनिक खाद में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो मृदा में पाए जाने वाले मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों का प्रभाव कम होगा, यानी कुछ विषैले पदार्थ जो होते हैं, जो भी मृदाओं के अंदर यदि मौजूद है तो उसका जो प्रभाव है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किससे, कार्बनिक खाद से। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता में, मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। उभय प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। उभय प्रतिरोधी क्षमता का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई भी मृदाएं हैं, जैसे माना कि मृदाओं का जो पीएच मान है वो 7 है, ठीक है, 7 है या 7.5 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए, जैसे मान लो कि अपन क्षारीय पदार्थ अगर मिलाएं, क्षारीय, उसकी जो क्षारीयता है, ठीक है, वो नहीं बढ़ पाती है। यानी क्षारीय पदार्थ मिलाने के बावजूद भी उसकी जो क्षारीयता है या उसके पीएच मान जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या, उभय प्रतिरोधी क्षमता। यानी जैसे मान लो कि पीएच मान को, जो पीएच मान है अम्लीय मृदा है उसको ज्यादा अम्लीयता होने से, या फिर क्षारीय मृदाएं जो है उसको ज्यादा क्षारीयता होने से बचाया जा सकता है, या अपन कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है, उभय प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। यानी ज्यादा अम्लीय जो मृदाएं हैं वो ज्यादा अम्लीय नहीं हो पाती है और क्षारीय मृदाएं जो है वो ज्यादा क्षारीय नहीं हो पाती है। इसके अलावा जीवांश खाद के उपयोग व अपघटन से खाद के उपयोग व
अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व विलेयशील होकर पौधों को आसानी से मिल जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ तत्व या आप कह सकते हैं कुछ पदार्थ या कुछ उर्वरक जो है यौगिक के रूप में स्थिर हो जाते हैं। स्थिर का मतलब जब तक वो विलेयशील अवस्था में नहीं आएंगे तब तक वो पौधे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो वो जो स्थिर तत्व है वो क्या हो जाएगा, विलेयशील अवस्था में आ जाएगा। यानी जब वो अविलेयशील अवस्था में रहता है, ठीक है, कोई भी तत्व है वो यौगिक के रूप में विलेयशील अवस्था में नहीं रहता है, या अपन कह सकते हैं कि अविलेय रहता है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, स्थिर या अविलेय तत्व। ठीक है, और जो कार्बनिक खाद का अपन प्रयोग करते हैं या जीवांश खाद का प्रयोग अपन करते हैं, तो इससे जो मृदाओं के अंदर जो स्थिर तत्व होते हैं वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, विलेयशील अवस्था में आ जाते हैं। यानी वो विलेय हो जाते हैं और पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये भौतिक अवस्था में, सॉरी, मृदाओं की रासायनिक अवस्था में इसका प्रभाव है जीवांश खादों का। वापस रिपीट करो, एक तो पोषक तत्वों के साथ साथ जो है वो हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स जो है इसकी भी पूर्ति पौधों के अंदर हो जाती है। ठीक है, क्षारीय मृदाओं की पीएच मान में सुधार होता है। जो मृदा है उसकी लवणीयता में सुधार होता है, यानी जो लवणीय मृदा होते हैं, जैसे लवण इकट्ठे होने से ज्यादा इकट्ठे होने से जो मृदा है वो धीरे धीरे लवणीय बन जाती है। उसमें वो भी जो लवणीय मृदा है, चाहे वो अधिक अम्लीय मृदा हो, चाहे वो अधिक क्षारीय मृदा हो, चाहे लवणीय मृदा हो, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूलित नहीं होती। तो इनमें इससे क्या होता है, सुधार होता है। मृदाओं के अंदर कार्बनिक मात्रा बढ़ती है। मृदाओं में पाए जाने वाले जो विषैले पदार्थ है उनका जो प्रभाव है वो भी इससे क्या होता है, कम होता है। मृदाओं की उभय प्रतिरोधी क्षमता इसकी बढ़ती है। जीवांश खाद के उपयोग और अपघटन से जो स्थिर तत्व होते हैं, मृदाओं में पाए जाने वाले जो स्थिर तत्व है यानी अविलेय जो तत्व है वो विलेयशील अवस्था में आके पौधे को आसानी से मिल जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद में तीसरा है मृदा की जैविक अवस्था पर प्रभाव। यानी मृदा की जो जैविक अवस्था है उसका कार्बनिक खाद का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होता है वो अपन इसमें देखेंगे। एक तो जो मृदा है उसमें यानी मृदा में लाभकारी सूक्ष्मजीव या जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले हो या एग्लेंसिल फास्फोरस को ग्लेंसिल में बदलने के लिए जो जीवाणु काम में लिए जाते हैं या जो पाए जाते हैं। ठीक है,
तो नाइट्रोजन के स्त्रीकरण करने वाले या कोई भी जो पोषक तत्व है उसको विलेयशील अवस्था में लाने के लिए या जिस रूप में पौधे उसको उपलब्ध या प्राप्त करते हैं उस रूप में लाने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं, तो इनकी संख्या में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। या अपन कह सकते हैं कि जो जीवाणु की जो क्रियाशीलता है उसमें वृद्धि होने के कारण पौधों के अंदर जो पोषक तत्व है वो प्राप्त हो जाते हैं। यानी इसमें लाभकारी पौधे के लिए जो लाभकारी जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है और हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनकी संख्या में क्या आती है, कमी आती है। दूसरा अपन लेंगे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करने में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जब तक टूटेगा नहीं, जब तक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं होगा तब तक पौधे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो तत्वों में जब विलेयशील तत्वों के अंदर जब तक पोषक तत्व नहीं आएगा तब तक पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उसके तोड़ने का जो काम है वो कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। जीवाणु जटिल पदार्थों का अपघटन कार्य आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं, यानी उनका अपघटन करेंगे। मृदा में वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से करना। यानी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, जिसमें से मैंने आपको बताया था राइजोबियम जीवाणु है, एसिडोबैक्टर है, थायोबैसिलस है। ये राइजोबियम, एसिडोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इनसे करीब लगभग 50 से 150 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है वो ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्थिर कर लेते हैं। अगला है जो जीवांश खाद है वो
सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन व ऊर्जा प्रदान करता है। जिससे सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा में होने वाली क्रियाएं जैसे नाइट्रीकरण, अभी चली गई है, अमोनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको अपन ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ये कुछ क्रियाएं हैं, नाइट्रीकरण है, अमोनीकरण है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इन क्रियाओं के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो ये जो है वो मृदाओं की भौतिक अवस्था पर जीवांश खाद का प्रभाव है। फिर से तो देखेंगे, एक तो लाभकारी जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, एक जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधे के अंदर जो पोषक तत्व है वो उनको उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है वो जटिल पदार्थों का अपघटन कर उसे आयनिक रूप के अंदर पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। मृदाओं के अंदर वायु के अंदर जो नाइट्रोजन है जो 78% होती है वायुमूलक नाइट्रोजन, डायरेक्ट पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसका स्थिरीकरण करते हैं और इसे नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में उसको बदलने का काम करते हैं ताकि पौधे उन्हें ग्रहण कर पाए। तो स्थिरीकरण जो है वो भी इनसे तीव्र गति से होता है। जो जीवांश खाद है उनमें जो जीवांश खाद है वो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा का स्रोत है, और सूक्ष्म जीवों की जब वृद्धि होगी या उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी तो मृदा में होने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं जैसे नाइट्रीकरण है, अमोनीकरण है या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इनमें भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी ये क्रियाएं अधिक चलती है, जिससे नाइट्रोजन, अमोनिया या अपन कह सकते हैं कि इनसे यानी नाइट्रोजन यौगिक या अमोनिया यौगिक जो है वो पौधे को उपलब्ध होते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास अधिक होता है।